हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल साइंस स्टडीज़ फेयर। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स। तो हमने फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स को पढ़ लिया था और ये रीज़न जाना था कि वाई अलोन फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ कांट बी taken into consideration when we are classifying the elements into metals, metalloids and non-metals। तो जब हमें 118 एलिमेंट्स को क्लासिफाई करना था इनटू मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटलॉइड्स, तो हमने जो है फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ और केमिकल प्रॉपर्टीज़ दोनों को जो है कंसीडर किया था एलिमेंट्स को क्लासिफाई करने के लिए, राइट। अब हम स्टार्ट करने वाले हैं केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स। देखो, किसी भी एलिमेंट को कोई भी नया एलिमेंट डिस्कवर होता है या पहले भी हमने किसी एलिमेंट को मान लो अगर मेटल का दर्जा दिया, इट मीन्स हमने उसकी फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ को भी कंसीडर किया और केमिकल प्रॉपर्टीज़ को भी, क्योंकि उसकी या तो सारी की सारी या मोस्ट ऑफ द प्रॉपर्टीज़ बी इट फिज़िकल और केमिकल मेटल्स के साथ मेटल्स के जैसी थी, इसलिए हमने उस एलिमेंट को मेटल का दर्जा दे दिया। तो यही बात है कि या तो सारी की सारी प्रॉपर्टीज़ मेटल से मिले या मोस्ट ऑफ द प्रॉपर्टीज़ मेटल से मिले, तो वो एलिमेंट क्या हो गया? मेटल हो गया। तो अब हम स्टार्ट करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स। तो आज हम पहली केमिकल प्रॉपर्टी को पढ़ेंगे जो कि है रिएक्शन विद O2। देखो, कहीं भी अगर O2 लिखा है इट मीन्स ऑक्सीजन गैस है। O2 का मतलब है कि ऑक्सीजन गैस, राइट। इसको आप दूसरे नाम से भी जान सकते हो, जैसे कि हमने मेटल्स को एयर में क्या किया? बर्न किया, बर्निंग ऑफ मेटल्स इन एयर, या फिर हम कह सकते हैं कंबस्टन ऑफ मेटल्स। ये तो ज़्यादा कॉमन टर्म है नहीं, बट हाँ, ये दोनों टर्म्स जो है कॉमन है। तो आज हम यही केमिकल प्रॉपर्टी को डिस्कस करेंगे। देखो, मेटल जो कि सॉलिड स्टेट में होता है, राइट, जब वो O2 गैस के साथ रिएक्ट करेगा तो वो क्या बनाएगा? मेटल ऑक्साइड बनाएगा। और मेटल ऑक्साइड कौन सी स्टेट में बनेगा? सॉलिड स्टेट में बनेगा। अब जैसे इसके एग्जाम्पल्स देखो, ये रिएक्शन हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ी है। स्टार्टिंग ही चैप्टर की ऐसे ही होती है। तो जब मैग्नीशियम O2 गैस के साथ रिएक्ट करेगा तो MgO बनाएगा जिसका नाम है मैग्नीशियम ऑक्साइड, और ये बैलेंसिंग के बाद ऐसी रिएक्शन ये होगी। जब कॉपर ऑक्सीजन गैस के साथ रिएक्ट करेगा तो ये बनाएगा कॉपर सेकेंड ऑक्साइड। देखो, हमने यहाँ कॉपर की के ऊपर कौन सा चार्ज है अभी बताया नहीं है कि पॉजिटिव है या नेगेटिव है, पर क्योंकि ये मेटल है तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज ही होगा। ये चार्ज हमने रिप्रेजेंट किया है क्योंकि कॉपर के ऊपर, कॉपर देखो Cu+ फॉर्म में भी होता है, मैंने आपको फर्स्ट चैप्टर में बताया था। कॉपर जो है 2+ स्टेट में भी होता है। तो जब एक से ज़्यादा स्टेट में वो मेटल एग्जिस्ट कर सकता है इन दैट, मतलब आयन की फॉर्म में, मतलब एक से ज़्यादा आयन्स की फॉर्म में वो मेटल एग्जिस्ट कर सकता है, तो हम उसके ऊपर वो चार्ज को रिप्रेजेंट करते हैं। और उस चार्ज को हम जो है ऐसे नंबर तो नहीं लिखते, इसको रोमन नंबर कहते हैं। रोमन नंबर में हम इसको जो है रिप्रेजेंट करते हैं चार्ज को। प्लस साइन तो लगाते ही नहीं है क्योंकि पता है मेटल है तो उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज ही होगा। तो ये इस बेसिक, ये जो बेसिक रिएक्शन है, बेसिक जो एक फंडामेंटल है या कुछ भी कह लो स्ट्रक्चर है, ये उसकी दो एग्जाम्पल्स हो गए, राइट। अब याद रखो कि जो ये मेटल्स होते हैं ना, ये डिफरेंट
फ्लेम्स के साथ जो है बर्न होते हैं और डिफरेंट डिफरेंट बाद में इनके जो ऑक्साइड्स होते हैं उनके जो है कलर होते हैं। जैसे मैग्नीशियम को जब आप बर्न करोगे तो वो वाइट फ्लेम से बर्न होगा और MgO जब बन जाएगा तो वो वाइट कलर का ही होगा, है ना। अब ज़रूरी नहीं है कि ये जिस फ्लेम से बर्न कर रहा हो वो ऑक्साइड का भी जो है कलर वही हो। जैसे ये जो कॉपर ऑक्साइड है ये ब्लैक कलर का है, बट कॉपर वैसे तो बर्न नहीं होता, पर अगर भाई एक्सट्रीम कंडीशंस दी तो ये ग्रीन फ्लेम के साथ बर्न होता है। तो याद रखना कि जो मेटल्स हैं जब उनको हम O2 गैस के साथ रिएक्ट करवाते हैं, बेसिकली जब बर्निंग करते हैं हम इनकी, तो ये डिफरेंट डिफरेंट फ्लेम्स के साथ बर्न होते हैं और डिफरेंट डिफरेंट कलर्स होते हैं इनके ऑक्साइड्स का, राइट। जो मेटल ऑक्साइड्स होते हैं वो ज़्यादातर जो है बेसिक नेचर के होते हैं। बेसिक नेचर के होते हैं, इट मीन्स जब हम इन ऑक्साइड्स को एसिड के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो क्योंकि ये बेसिक नेचर के मतलब ये बेस के साथ बिहेव करेंगे तो ये बनाएंगे सॉल्ट प्लस H2O। बेसिक नेचर का मतलब यही है कि इस रिएक्शन में या और भी रिएक्शन होंगी पर आपके लेवल पे इतना ही है कि जब एसिड के साथ रिएक्शन करवाएंगे मेटल ऑक्साइड की, MO मीन्स मेटल ऑक्साइड, तो ये एक बेस की तरह बिहेव करेंगे और सॉल्ट बनेगा प्लस H2O बनेगा। अब कुछ ऐसे ऑक्साइड्स हैं जो बेस की तरह भी बिहेव करते हैं और एसिड की तरह भी बिहेव करते हैं, उन्हें हम एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स कहते हैं। जैसे कि एल्यूमिनियम ऑक्साइड Al2O3, ZnO जिंक ऑक्साइड। यहाँ पे मैंने आपको एल्यूमिनियम ऑक्साइड की रिएक्शन बता रखी है कि वो कैसे बनता है, ऐसे ही आप जिंक ऑक्साइड की भी लिख सकते हो। ये हो गई जिंक ऑक्साइड का मेथड ऑफ फॉर्मेशन, वो वाली रिएक्शन है ना, बैलेंसिंग करने के बाद मैंने बताया है। अब हमें दो रिएक्शंस याद रखनी है जो शो करती है एल्यूमिनियम ऑक्साइड के एम्फोटेरिक बिहेवियर को। एम्फोटेरिक मतलब बेस की तरह भी बिहेव कर रहा है, एसिड की तरह भी बिहेव कर रहा है। देखो जब हम इसको एसिड के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो ये किसकी तरह बिहेव करेगा, बेस की तरह, राइट। तो यहाँ पे बनेगा क्या, ये सॉल्ट बन गया प्लस H2O वाटर बाहर आ गया, राइट। अब जब हमने इसको बेस के साथ रिएक्ट करवाया तो ये किसकी तरह बिहेव करेगा, एसिड की तरह बिहेव करेगा। तो यहाँ पे ये NaAlO2 बनेगा जिसका नाम है सोडियम एल्यूमिनेट और H2O बाहर निकलेगा। तो ये एक तरीके की न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस हो गई, राइट। ऐसे ही आप जिंक की लिख सकते हो, जैसे कि जब ZnO HCl के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनेगा, ZnCl2 प्लस H2O। अब हम इसको बैलेंस करेंगे तो ये हो गई एसिड के साथ, इसका नाम है जिंक क्लोराइड, इसका नाम है एल्यूमिनियम क्लोराइड। ऐसे ही जब हम इसको बेस के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो बनेगा सोडियम जिंकेट। और अब हम इसको बैलेंस करेंगे, इस कंपाउंड का नाम है सोडियम जिंकेट। ऑक्सीजन राइट। तो ये दोनों रिएक्शंस शो कर रही है एम्फोटेरिक बिहेवियर ऑफ ZnO। अब हम आगे बात करते हैं कि क्या ये जो मेटल ऑक्साइड्स हैं क्या ये वाटर में सॉल्यूबल होते हैं या नहीं। मतलब जब हम इनको पानी में डालेंगे क्या
जो कंपाउंड बनेगा वो वाटर सॉल्यूबल होगा या नहीं, या फिर कोई रिएक्शन भी होगी या नहीं। तो मोस्ट ऑफ द जो मेटल ऑक्साइड्स होते हैं वो वाटर में इनसॉल्यूबल होते हैं। ये बात याद रखिएगा कि मोस्ट ऑफ द मेटल ऑक्साइड्स आर इनसॉल्यूबल इन वाटर, बट कुछ ऐसे मेटल ऑक्साइड्स हैं जो पानी में घुल जाते हैं और घुलने के बाद अल्कली बनाते हैं। अल्कली क्या हो गए? वाटर सॉल्यूबल बेसेस हो गए। अब याद रखिएगा वाटर सोल्यूबल ऑक्साइड्स के एग्जाम्पल है सारे आपके ग्रुप 1 और ग्रुप 2 के ऑक्साइड, सिर्फ BeO या MgO को छोड़कर। आप इसको जो है अवॉइड भी कर सकते हैं, आप ये एग्जाम्पल्स याद रख सकते हैं, ये 3 एग्जाम्पल्स, सोडियम ऑक्साइड, पोटेशियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड, ये 3 एग्जाम्पल्स याद रखिएगा। अगर आपसे पूछे वाटर सोल्यूबल ऑक्साइड्स के एग्जाम्पल, तो ये वाटर सोल्यूबल ऑक्साइड्स है। अब जैसे यहाँ पे रिएक्शन दे रखी है कि जब सोडियम ऑक्साइड को, जब वो सॉलिड स्टेट में होगा, जब हमने उसको पानी में डाल दिया तो पानी में घुल जाएगा वो और रिएक्ट करेगा पानी के साथ और ये बनाएगा सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस हीट रिलीज होगी। अब देखो यहाँ देखो Na और K में ना कुछ फ़र्क नहीं है। जैसे यहाँ तुमने Na2O लिखा है तो यहाँ तुम K2O भी लिख सकते हो और यहाँ Na की जगह K लिख दोगे तो वो K2O की रिएक्शन हो जाएगी वाटर के बाद और प्रोडक्ट फॉर्मेशन हो जाएगा। जैसे कि K2O सॉलिड प्लस H2O लिक्विड गिव्स KOH, जिसका नाम है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, एक्वस स्टेट में है जो कि प्लस हीट। ऐसे ही यहाँ कैल्शियम ऑक्साइड जब सॉलिड स्टेट में होगा, जब हम उसको पानी के अंदर डालेंगे तो हमारे पास बनेगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, राइट। ये है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एक्वस स्टेट में। इसे हम एक्वस स्टेट, इसे बेसिकली हम लाइम वाटर बोलते हैं। जब CaOH का होल ट्वाइस एक्वा स्टेट में होता है तो हम इसको जो है लाइम वाटर बोलते हैं, प्लस हीट रिलीज होगी। लाइम वाटर इसका कॉमन नेम है, केमिकल नेम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होगा। वाटर इनसॉल्यूबल ऑक्साइड्स के एग्जाम्पल है Al2O3, ZnO, MgO, राइट। अब हम आगे बढ़ते हैं। देखो ज़्यादातर जो मेटल है वो O2 गैस के साथ रिएक्ट करके मेटल ऑक्साइड बना लेते हैं। कुछ ऐसे मेटल तो जो बहुत जल्दी ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर लेते हैं, कुछ रिएक्ट करते ही नहीं है, कुछ की रिएक्टिविटी जो है बीच में रहती है कि हाँ कर लेते हैं पर फास्ट भी नहीं होती, इतनी स्लो भी नहीं होती। तो यहाँ पे लिखा है कि all metals do not react with oxygen at the same rate. Different metals show different reactivity towards oxygen. कुछ बहुत ही ज़्यादा रिएक्टिव है, जैसे कि आपका सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, ये मेटल्स बहुत जल्दी ऑक्सीजन गैस के साथ रिएक्ट करके ऑक्साइड बना लेते हैं। कुछ ऐसे मेटल्स हैं जो ऑक्सीजन गैस के साथ बिल्कुल ही रिएक्ट नहीं करते, जैसे कि आपका गोल्ड मेटल हो गया, सिल्वर मेटल हो गया। कुछ ऐसे मेटल ऑक्साइड्स है जिनकी रिएक्टिविटी बीच में कहीं रहती है कि हाँ जल्दी से रिएक्ट भी नहीं करेंगे, धीरे भी रिएक्ट नहीं करेंगे। तो ग्रुप 1 के मेटल्स में आपके लिथियम आ जाता है, सोडियम आ जाता है, पोटेशियम आ जाता है। तो ये जो मेटल्स है ना ग्रुप 1 के, ये इतनी जल्दी जो है ऑक्सीजन गैस के साथ रिएक्शन कर लेते हैं कि अगर आप उनको एक खुले एनवायरनमेंट में भी छोड़ दोगे तो वो रिएक्शन के बाद जो है फायर वहाँ पे हो सकती है। इसलिए टू प्रिवेंट दैट एक्सीडेंटल फायर दे आर इमर्स्ड इन केरोसिन ऑयल। क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि वाई ग्रुप 1 मेटल्स आर इमर्स्ड इन केरोसिन ऑयल। तो इसका आंसर है ग्रुप 1 मेटल्स जिसके अंदर लिथियम, सोडियम, पोटेशियम ये सब मेटल्स इंक्लूडेड है, दे रिएक्ट सो विगरसली विद O2
gas that they catch fire if kept in open. So to prevent accidental fires they are immersed in kerosene oil. 1 मार्क में ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है. नेक्स्ट इज कि ऑर्डिनरी टेम्परेचर पे मतलब नॉर्मल टेम्परेचर पे नॉर्मल जिनकी रिएक्टिविटी है ऑक्सीजन के साथ वो मेटल्स के एग्जांपल है मैग्नीशियम हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, जिंक हो गया. तो ये जो है O2 गैस के साथ रिएक्ट कर लेते हैं और एक थिन लेयर ऑफ ऑक्साइड बना लेते हैं अपने ऊपर विच प्रोटेक्ट्स देम फ्रॉम फर्दर ऑक्सीडेशन. बेसिकली अगर मान लो आपने किसी एनवायरनमेंट में ये मैग्नीशियम का एक एलिमेंट की स्ट्रिप रखी है ना, अब ये धीरे धीरे करके क्या कर लेगा, रिएक्ट कर लेगा और इसके ऊपर जो भी MgO बनेगा वो उसके सरफेस के ऊपर ही तो बनेगा. अब वो जो ऑक्साइड की लेयर होगी ना, तो उस ऑक्साइड के लेयर के नीचे जो मेटल बचा है, जो एलिमेंट बचा है, वो ऑक्साइड लेयर एज अ बैरियर की तरह काम करेगी उस फर्दर ऑक्सीडेशन रिएक्शन के लिए. ये एक टाइप की है ही क्या, मेटल प्लस O2 गैस गिव्स मेटल ऑक्साइड. ये एक टाइप की ऑक्सीडेशन रिएक्शन है, क्योंकि मैंने बताया था ऑक्सीडेशन रिएक्शन क्या होती है, O2 का एडिशन और O का या फिर O2 का एडिशन और हाइड्रोजन एटम या फिर H2 का रिमूवल या इससे ज़्यादा भी नंबर ऑफ एटम्स ऑफ हाइड्रोजन का रिमूवल. सो यहाँ पे लिखा है एट ऑर्डिनरी टेम्परेचर सरफेस ऑफ मेटल सच एज मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक एक्सेट्रा दे रिएक्ट विद O2 गैस एंड आर कवर्ड विद अ थिन लेयर ऑफ ऑक्साइड एंड दैट प्रोटेक्टिव ऑक्साइड लेयर प्रिवेंट्स द मेटल फ्रॉम फर्दर ऑक्सीडेशन. अब कुछ मेटल्स जो बिल्कुल ही रिएक्ट नहीं करते हैं O2 गैस के साथ, अगर आप बहुत ज़्यादा टेम्परेचर भी प्रोवाइड कर दो, वो है सिल्वर और गोल्ड. और मोस्ट रिएक्टिव अगर पूछे वो मेटल्स जो मोस्ट रिएक्टिव है O2 गैस के साथ, तो उसका एग्जांपल है ग्रुप 1 के मेटल्स. स्पेशली ग्रुप 1 के मेटल्स में देखो हाइड्रोजन, लिथियम, पोटेशियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम, सीजियम, ये सब इंक्लूडेड है. तो क्वेश्चन ये तो ये पूछा जाएगा ग्रुप 1 के मेटल्स जो हैं बहुत ज़्यादा रिएक्टिव है O2 गैस के साथ, तो उनको उस ऑक्सीडेशन को प्रिवेंट करने के लिए, क्योंकि फायर कैच हो सकती है, इसलिए केरोसिन ऑयल में उनको डिप करके रखते हैं, या तो डायरेक्टली बोल देंगे ग्रुप 1 के मेटल्स या फिर लिथियम, सोडियम, पोटेशियम ही बोलेंगे. और अगर पूछे कि सबसे ज़्यादा रिएक्टिव कौन से मेटल्स है O2 गैस के साथ, तो आप या तो लिखोगे ग्रुप 1 के मेटल्स, और स्पेसिफिकली अगर नाम पूछे तो आपको ये 2 ग्रुप 1 के मेटल्स का जो है नाम लिखना है अपने आंसर में. और ये मैंने कलर ऑफ ऑक्साइड्स आपको बता दिया. देखो मेटल जो है डिफरेंट फ्लेम के साथ बर्न करेगा और ज़रूरी नहीं है वो जिस कलर ऑफ फ्लेम के साथ बर्न कर रहा है उसी कलर का वो ऑक्साइड बनेगा. जैसे जनरली देखो MgO, मैग्नीशियम, मैग्नीशियम जो है वाइट फ्लेम के साथ बर्न होता है और MgO वाइट कलर का बनता है. तो ये तो उसका एक्सेप्शन, ये तो बात सही है कि भाई जिस फ्लेम से बर्न हो रहे हैं उसी कलर का जो है जिस कलर से हम बर्न हो रहे हैं, फ्लेम का जो कलर है वही हमने हमारे ऑक्साइड का कलर है, तो वो मैग्नीशियम के लिए वैलिड है. पर कॉपर ऑक्साइड के लिए ये चीज़ वैलिड नहीं है, क्योंकि कॉपर जो है ग्रीनिश थोड़ी सी फ्लेम देता है वाइल बर्निंग, बट कॉपर ऑक्साइड जो है ब्लैक कलर का होता है. ऐसे ही आपसे सोडियम ऑक्साइड का जो है पूछ लेंगे कि फ्लेम किस कलर की होती है ड्यूरिंग द टाइम ऑफ बर्निंग, तो वो येलो कलर की होती है. अब 2 तरीके के सोडियम ऑक्साइड्स होते हैं, एक तो Na2 होता है, एक Na2O2 होता है. ये तो ऑक्साइड है और ये पर ऑक्साइड है. तो ये Na2O2 का तो कलर येलो होता है, बट इस Na2O का कलर वाइट होता है. तो यहाँ पे ये ऑक्साइड का कलर डिफरेंट हो गया एज कम्पेयर टू द कलर जिस कलर ऑफ द बर्निंग, मतलब जब मेटल बर्न कर रहा था तो उस फ्लेम का कलर क्या था, येलो था.
सोडियम बर्न्स विद अ येलो फ्लेम, लेकिन अगर Na2O बना तो वो वाइट कलर का बनेगा। Na2O2 बनता है जो कि परऑक्साइड है, वो येलो कलर का बनेगा। तो मैं ये कहने की कोशिश कर रही हूँ, ज़रूरी नहीं है कि जो मेटल है वो जिस फ्लेम से बर्न कर रहा है वो उसी कलर का जो है ऑक्साइड बनाएगा। अब दो इम्पोर्टेंट लाइंस जो है मेंशन्ड है NCERT में, ये ट्रू फॉल्स करके 1 मार्क में पूछा जा सकता है। एज सच तो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बट हाँ हम इसको अपने माइंड में जो है मेमोराइज करके रख सकते हैं। देखो, कॉपर जनरली O2 गैस के साथ रिएक्टिव नहीं है, वो जनरली O2 गैस के साथ रिएक्ट नहीं करता, बहुत स्लोली रिएक्ट करता है, वो बर्न नहीं होता। बट अगर एक बार उसकी रिएक्शन हो गई तो फिर वो ब्लैक कलर का जो है कॉपर ऑक्साइड बनाता है। इस लाइन का मतलब ये है कि कॉपर जनरली O2 गैस के साथ रिएक्टिव नहीं है, इट डज नॉट बर्न, बट द हॉट मेटल इज कोटेड विद अ ब्लैक कलर्ड लेयर ऑफ कॉपर सेकेंड ऑक्साइड। जनरली तो देखो रिएक्शन होती है पर वो इतना रिएक्टिव नहीं है, वो धीरे धीरे रिएक्ट करता है कॉपर ऑक्सीजन गैस के साथ। स्लोली रिएक्शन के बाद वो बनाता है ब्लैक कलर का कॉपर ऑक्साइड। इस लाइन का मतलब ये है जो NCERT में मेंशन्ड है। फिर एक और लाइन मेंशन्ड है कि देखो आयरन की भी रिएक्टिविटी कम है O2 गैस के साथ रिएक्शन में। आयरन भी जल्दी से रिएक्ट नहीं करता O2 गैस के साथ, स्लोली रिएक्ट करके वो अपना जो है फेरिक ऑक्साइड बनाता है, जिसे हम रस्टिंग ऑफ आयरन बोल देते हैं। तो एज सच वो इतना रिएक्टिव नहीं है, वो स्लोली रिएक्ट करके अपना ऑक्साइड बनाएगा। बट आयरन फिलिंग्स अगर आप बर्नर के ऊपर डालते हो तो वो जल्दी से बर्न हो जाती है, क्योंकि उनका सरफेस एरिया बहुत कम होता है एज़ कंपेयर टू पूरे आयरन एलिमेंट के, उस आयरन एलिमेंट से बना हुआ उस जो भी ऑब्जेक्ट है, राइट। सो ये दोनों पॉइंट आप अच्छे से याद रखिएगा। पहले का मतलब मैंने बता दिया NCERT कहना क्या चाहती है उस लाइन से, और दूसरे का मतलब मैंने बता दिया कि आयरन एज सच इतना रिएक्टिव नहीं है O2 गैस के साथ, वो रिएक्शन तो करता है पर स्लोली करता है। बट आयरन फिलिंग्स को अगर आप बर्नर के ऊपर डालोगे तो वो बहुत जल्दी रिएक्ट कर देंगी और अपना ऑक्साइड बना लेंगी आयरन का। वो इसलिए क्योंकि आयरन फिलिंग्स का सरफेस एरिया कम है एज़ कंपेयर टू वो आयरन का ऑब्जेक्ट जो जिसका सरफेस एरिया जो है ज़्यादा है। मैंने यहाँ उल्टा बोल दिया, सॉरी फॉर दैट। आयरन फिलिंग्स का सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशियो कम है एज़ कंपेयर टू उस आयरन ऑब्जेक्ट का। तो क्योंकि सरफेस एरिया टू वॉल्यूम का रेशियो कम है आयरन फिलिंग्स का, वो जल्दी रिएक्ट करके अपना प्रोडक्ट बना लेती है एज़ कंपेयर टू ये वाला आयरन का वो ऑब्जेक्ट। मतलब सिंपल सा यही, आयरन फिलिंग्स इतनी सी छोटी सी तो होती है, तो ऑब्वियसली बात है वो जल्दी रिएक्ट कर लेंगी, जल्दी प्रोडक्ट बना लेंगी, उनका प्रोडक्ट हमें जल्दी से दिख जाएगा, कंप्लीट उनका जो है ऑक्सीडेशन जल्दी हो जाएगा एज़ कंपेयर टू दैट आयरन ऑब्जेक्ट। इतनी इम्पॉर्टेंट नहीं है ये लाइन, बट हम याद रख सकते हैं एक लाइन को। और आई होप आज आपको अच्छे से चीज़ें क्लियर हुई होंगी। इफ़ यू फाउंड द वीडियो हेल्पफुल ड्यूरिंग योर प्रिपरेशन, hit the like button. Also share and subscribe my channel. Thank you so much for watching my video.